नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव में आखिरी राज्य चुनाव के लिए बचा है। आखिरी राज्य यानी तेलंगाना में बीजेपी का डब्बा गोल है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपनी लोकसभा की जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भगवान बनकर फोटो खिंचवा रहे हैं और अमित शाह जी कांग्रेस के लोगों को चीनी माल कह रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बिल्कुल स्वदेशी, मेक इन इंडिया टाइप्स बिल्कुल और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार सर, अमित शाह जी तमाम कांग्रेसियों को चीनी माल बता रहे हैं। मुझे लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता तो छुप छुप करके रो रहे होंगे बेचारे। हाँ, ये एक तरह से वो उनका सम्मान कर रहे हैं चाइनीज माल बताकर। भाई इंडियन माल का तो वो बढ़िया समझ ही नहीं रहे, क्योंकि उसके बगैर तो सरकार नहीं, इंडियन माल से सरकार नहीं बनती। सरकार बनाने के लिए चाइनीज माल चाहिए, और चाइनीज माल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन जैसे लोग होते हैं, और सरकार चलाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे व्यक्ति चाहिए। तो इंडियन माल को वो कमतर साबित कर रहे हैं, चाइनीज माल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो वो बुरा क्यों मानेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खुश हैं कि मुझे चाइनीज माल कहा गया है। भाई भारत के राजघराना और उन सब से जुड़े होने का जो गौरव माना जाता था, उनको वो अब गौरव नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि चाइनीज माल बोलना जो है वो बहुत अच्छा है। और आपने अभी देखा भी होगा कि आजकल तो कृत्रिमता का भी जमाना है। नरेंद्र मोदी जी की वो तस्वीर आपने देखी होगी, जिसमें कल की शेष नाग के पृष्ठभूमि में सामने वो प्रधानमंत्री भगवान जी विष्णु, खड़े हैं बिल्कुल। हाँ, कई भगवान लोग विष्णु कहने जी लगे को हैं कि कल के सब्स्टिट्यूट कर रहे अवतार हैं। तो नहीं हो गया। तो कल की अवतार, तो कल की अवतार का इंतजार आप हम याद करते हैं। कल की जो धाम है, इसे मुरादाबाद के आसपास वो है, जहां पर कि माना जाता है कि कल की अवतार लेंगे उस जगह पर। और वहां धाम बना करके बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णम जी। तो अब मोदी जी को कल की अवतार के रूप में प्रमोद कृष्णम जी स्वागत करेंगे। तो अब यही कल की युग के यही लोग देवता हैं, यही लोग उसके पीठाधीश्वर लोग हैं। राजनीतिक लोग ही अब धर्म से जुड़े हुए खुद ईश्वर हो गए हैं, खुद उपासक हो गए हैं। तो ये जमाना ही पॉलिटिक्स में ये आ गया है, उसी को ये ध्वनित कर रहे हैं जी। चल, कल के अवतार को तो किनारे कर लेते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है, इसको मैं समझना चाहती हूँ विस्तार पूर्वक कि जब चुनाव जैसे ही आते हैं तैसे प्रधानमंत्री जी मंदिरों का रुख क्यों कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दरअसल प्रधानमंत्री जी को मंदिर जाने से ये लगता है कि देश के इस पर कुछ एक्शन रिएक्शन होगा, और देश के में सारे हिंदुओं के वो झंडाबरदार हो जाएंगे। वो हिंदुओं की पैरोकारी करते हुए दिखेंगे। और ऐसे उनको होता भी है, क्योंकि विरोधी लोग कुछ क्वेश्चन करने लगते हैं, और जो जेन्यून होता भी है, लेकिन उस वो चाहते हैं कि जेन्यून हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो हो। वो प्रश्न आमंत्रित करते हैं। जैसे इस जिस चित्र का भी हमने जिक्र किया, इसमें प्रश्न आमंत्रित होंगे, ये मोदी जी कैसे आ गए विष्णु की जगह पे। तो उसमें उनको आनंद आएगा कि नहीं, क्यों नहीं आ सकते। हम तो हिंदुओं के झंडा बरदार हैं। तो इसका राजनीतिक फायदा उनको चूंकि मिलता रहा है। और इसके अलावा उसकी टाइमिंग देखें तो टाइमिंग भी वो सटीक रखते हैं, कि जब कहीं चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद कैसे चुनाव प्रचार किया जाए। आप देखेंगे इस बार राजस्थान में चुनाव प्रचार जिस दिन खत्म हो रहा था, उस दिन पहुंच गए मथुरा में। मथुरा में कृष्ण भक्त हो गए, वहां से मीराबाई जी को भी याद करने लगे। उस दिन उनका जन्मशती उस दिन नहीं थी। जन्मशती तो 1 अक्टूबर के लास्ट में मनाना चाहिए था, वो भी पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इस बार तो पूर्णिमा आज है, आज गुरु नानक जयंती है। तो उस दिन जन्मशती थी भी नहीं, फिर भी उन्होंने ठोक दिया, जन्मशती का उत्सव मना दिया। तो चूंकि उनको पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है, तो पूरे राजनीति को का धर्म से जोड़ करके एक वातावरण क्रिएट करना, ये इसमें वो सक्सेसफुल रहते आए हैं अब तक। लेकिन बीते कुछ दिनों से असफलताएं हाथ लगने लगी हैं। अब जैसे कर्नाटक में वो असफल हुए थे, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी का नाम का उपयोग किया था, वहां असफल हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि और भी चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी उस दिन याद होगा बांग्लादेश चले गए थे। वहां से वो माता
कोई समुदाय है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी हम्म। मंदिर में वो चले गए और उसके बाद में यहाँ वहां पूजा हो रही थी, यहाँ वोटिंग हो रही थी, पूरा टीवी चैनल उन्हीं को दिखा रहा था। और टीवी चैनल तो आजकल ऐसे हैं कि मोदी जी का कार्यक्रम देख करके अपनी पूरी टीम ही वहीं पर भेज देते हैं और पूरा बना लेते हैं कार्यक्रम। तो आज भी नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर रहे हैं हैदराबाद में। तो ये सारी चीजें हैं, तो धर्म का वो इस्तेमाल करने में उनको और कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वहां उतर आते हैं। लेकिन अब जनता इस चीज को नापसंद करने लगी है। अब लेकिन तक तो प्रेम कुमार उनको सर 9 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी कहा जाता है भाई उनका डंका बज रहा है, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री लोग अपने मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी के पैर छूने के लिए आतुर रहते हैं, ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं। पूरी दुनिया में उनका ऐसा डंका बज रहा है जैसे किसी प्रधानमंत्री का आज तक बजा नहीं है, भगवान का भी नहीं बजता होगा। अब तो उन्होंने स्वयं भगवान का अवतार भी ले लिया है। तो फिर उनको अपने काम के आगे खड़े होकर फोटो में खिंचवानी चाहिए। ये मंदिरों में जा जा करके प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं, इसका क्या कारण लगता है आपको? डंका देखिए, क्यों नहीं दिखाते कि कहां कहां बज रहा है हमारा? एक तो डंका बज रहा है, ये बातें हैं। दूसरी तरफ मालदीव से देखिए हमारे सैनिकों को वापस भेज दिया जाता है, ये भी है। नेपाल किस तरीके से अपना मैप बदल देता है, हमको हमारे सैनिकों पर गोलियां चला देता है, वो भी उदाहरण है। बांग्लादेश भी हमको धमका देता है, ये भी उदाहरण है। चाइना तो घुस आता है, अरुणाचल में बस्तियां बसा देता है, डोकलाम गलवान कर देता है, ये भी उदाहरण है। तो डंका बज रहा है उत्तरकाशी कि में 41 मजदूर फंसे हैं, वहां प्रधानमंत्री नहीं जा पाते हैं, ये भी उदाहरण है। ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है प्रज्ञा जी। ये उत्तरकाशी का उदाहरण ऐसा उदाहरण है, हमने पूरा इसका टाइमलाइन 2-4 दिन पहले देखा था। तो टाइमलाइन में समझिए 19 तारीख को वर्ल्ड कप का मैच था और 17 तारीख की रात वो ड्रिलिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया था। तो 17 तारीख के बाद से ये 21 तारीख की रात में ही जाकर के काम फिर से शुरू हो पाया। यानी 17 से 19 और 19 से 21 समझिए 4-5 दिन तक कोई काम नहीं हुआ और इस दौरान लोग क्रिकेट मैच देख रहे थे, आनंद उठा रहे थे और प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं थी। भाई दिवाली के अगले दिन पीएमओ गया वहां, पीएमओ गडकरी जी भी गए, उन्होंने बताया कि हमारे पास 5-5 सर वैकल्पिक प्लान प्रधानमंत्री है। जी सब जगह होते हैं, राजस्थान में भी होते हैं, तेलंगाना में भी होते हैं, मथुरा में भी होते हैं, बनारस में भी होते हैं, हर जगह पर होते हैं। क्रिकेट मैच देखने के लिए भी वहीं पर स्टेडियम में भी होते हैं। लेकिन जब देश को जरूरत होती है प्रधानमंत्री जी की, तब प्रधानमंत्री जी नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के समय का। जब जब जरूरत पड़ी है प्रधानमंत्री जी की, वो गोली मिले उस जगह पे नहीं मिले। बिल्कुल ये बात साबित होती गई है, घटनाएं एक के बाद आई। मणिपुर सबसे बड़ा उदाहरण है, हाल का उदाहरण हम देख रहे हैं कि कैसे 41 मजदूर फंसे हुए हैं, वहां मजदूरों पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी झूठ भी बहुत किस्म से बोल लेते हैं और भ्रांति भी फैला देते हैं। अब देखिए कितना समय हुआ, वो राजेश पायलट जी पर इन्होंने इल्जाम लगाया था कि मणिपुर में इन्होंने बम गिराने का काम किया था, याद होगा 1-1.5 महीना पहले की बात है। बम गिराने का काम राजेश पायलट ने किया और उसके बाद राजेश पायलट जी के प्रति हमदर्दी लेकर के आ गए राजस्थान चुनाव में, क्योंकि उनको गुर्जरों का वोट लेना था। कह रहे थे कि राजेश पायलट जी को गांधी परिवार में जिसने भी विरोध किया उसको मर जाना पड़ा और राजेश पायलट जी की मौत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि यही हश्र सचिन पायलट का भी होगा। अब हम तो कई बार कहते हैं कि पनौती शब्द को लेकर के इतनी चर्चा हो गई। पनौती में तो एक नैतिकता का ही ना आप कह सकते हैं कि आप नैतिकता नहीं होनी चाहिए। ये कोई क्रिमिनल काम तो नहीं है पनौती बोलना, लेकिन किसी व्यक्ति को ये बताना कि गांधी परिवार ने हत्या करवा दी और वो सचिन पायलट की हत्या करा सकती खुलेआम, वो भी हम और आप बोले तो एक गॉसिप हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री बोले तो एक गॉसिप कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री तो इसकी या तो जांच करानी चाहिए, संग कोई हत्या हुई है, और नहीं तो ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप बात बोल रहे हैं इसलिए कि गुर्जर समुदाय को किया जाए। इस तरीके से पूरी पर्सनालिटी भी नरेंद्र मोदी जी की जो है भ्रमित करने वाली साबित हो रही है, मुझे लगता सर है ऐसे कई नारे हैं क्षेत्र जैसे में। वोट वोट कमल का बटन ऐसे दबाना जैसे उन्हें फांसी लग जाए, ऐसे बहुत सारे। हालांकि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ राहुल गांधी जी की पनौती याद आई। खैर उन सब सवालों को किधर किनार करते हुए सर आखिरी राज्य बताए जहां पर चुनाव है तेलंगाना में।
तेलंगाना में बीजेपी का तो डब्बा गोल दिख रहा है, और अगर पूरे साउथ को देखें एक वाइड एस्पेक्ट से तो फिर डब्बा गायब ही दिख रहा है। तो फिर ये प्रधानमंत्री जी का कांग्रेस के लोगों को ये कहना कि चीनी माल है, और अपने आप को जो है भगवान के तरह से फोटो खिंचवाना, फोटो सेशन करवाना, तिरुपति बालाजी जाकर के ये कहना कि हमने जो है, फिर उसके बाद रैली में बोलना कि हमने आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करी है। तो ये सब चीजें आपको क्या लग रहा है कि क्या करने की तैयारी, क्या 2024 की तैयारी में लग गए हैं क्या प्रधानमंत्री जी अभी से? देखिए प्रज्ञा जी, मैं तो मुख्य धारा की तथाकथित गोदी मीडिया में एक डिबेट में था और इसी विषय पर प्रधानमंत्री जी के उस बयान को लेकर के एंकर बहुत दम के साथ कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं हम सत्ता में आ रहे हैं तेलंगाना में। तो बताइए, वो तो सत्ता में आ रहे हैं और उनका रोड शो देखिए, इतनी भव्य भीड़, इतनी आकर्षक भीड़, और सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आ रही है। तो मैंने कहा कि भी इसी बात को थोड़ा सा ठहर करके बोल दिया जाए कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो हम भी समझे कि हाँ वाकई। लेकिन हो क्या रहा है कि सब इवेंट मैनेजमेंट की तरह से चीजों को लिया जा रहा है कि वो बोलते हैं हम सत्ता में आ रहे हैं, और यहाँ एक मीडिया खड़ा है जो चिल्ला रहा है कि यहाँ सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सच है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां 4 लोकसभा की सीटें जीती और बीआरएस के समांतर वही मुख्य पार्टी बन करके उभर रही थी। कांग्रेस पिछड़ रही थी, तीसरी शक्ति होकर के गौण हो रही थी। लेकिन कर्नाटक की चुनाव की जो का चुनाव परिणाम आया, उसके बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ तेलंगाना में, और कांग्रेस लगातार स्ट्रांग और स्ट्रांग होती चली गई। इस बीच में जो बीआरएस का जो करप्शन है, बीआर एंटी इनकम्बेंसी है, इसको लेकर के बीजेपी जो लड़ रही थी, वो वास्तव में इन दोनों के बीच किसी किस्म की साठगांठ हो गई और बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा वहां लड़खड़ा गया। हालात ये हैं कि बीजेपी का जिसने घोषणा पत्र बनाया है, वो वेंकट स्वामी नाम है, संजीव, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यानी जिसने घोषणा पत्र बनाया उसने भी इस्तीफा दे दिया, पूर्व सांसद हैं। इसके अलावा जो हीरोइन है, फिल्म हीरोइन रही है विजया शांति, वो भी वापस आ गई, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गई। तो बीआरएस से बहुत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की तरफ आए। तो एक पूरी फिजा जो बदल गई, पूरी लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस की हो गई। तो अब ऐसे में लग क्या रहा है बीजेपी को कि कहीं कांग्रेस ना आ जाए। तो आखिरी मोमेंट में कांग्रेस पूरी लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी को लगता है कि हम थोड़ा सा अगर मेहनत कर दें, नरेंद्र मोदी जी रोड शो कर दें, कुछ हिंदी बोलने वाले वोटर, कुछ धार्मिक वोटर, कुछ हिंदू मुसलमान एआईएमआईएम से बात संवाद झगड़ा झंझट हिंदू मुस्लिम कर लें, तो जो एंटी बीआरएस का वोट होगा उसको कांग्रेस की तरफ जाने के बजाय हम अपनी ओर आकर्षित कर लें ताकि कांग्रेस हार जाए। तो कांग्रेस को हराने के लिए वो अभी दमखम लगा रही है, खुद तो बाहर हो चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी ने एक बात बड़ा अच्छे से उन्होंने समझाया है कि जब जब संसद में जरूरत पड़ी तो बीआरएस ने, जो पहले टीआरएस था, हमेशा साथ दिया केंद्र सरकार का, जो कानून बनाने में, किसान आंदोलन तक में साथ दिया। इसके अलावा जब करप्शन का मुद्दा आया, जब दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता को जेल भेजा जाने लगा, ईडी छापे मारने लगी, तो उसमें नाम तो टीआरएस की बेटी, केसीआर की बेटी का भी नाम आया, लेकिन उनके घर में आज तक ईडी जो है झांकने नहीं गई। तो ये जो पैक्ट है, इस पैक्ट को उन्होंने बताया है। और इसके अलावा एआईएमआईएम का के बारे में तो अक्सर ये कहा जाता है कि उनको इलेक्शन लड़ना है तो वो ज्यादा उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में खड़े करेंगे, बिहार में लेकिन खड़े प्रेम कुमार करेंगे। सर, प्रेम जी, कुमार सर, क्या मोदी जी का भगवान वाला ये अवतार, क्योंकि इससे पहले उन्होंने पायलट वाला अवतार लिया था, अब तेलंगाना में क्योंकि चुनाव भी है और प्रधानमंत्री जी तिरुमाला पर्वत भी पहुंच गए और तिरुपति बालाजी के दर्शन भी करके आए, तो ये भगवान वाला अवतार ये आखिरी राज्य के चुनाव में कुछ असर डालेगा क्या? देखिए हिंदुस्तान में भगवान के रूप में लोग नाटक करने निकलते हैं, रामायण करते हैं, रामलीला करते हैं, सब लोग उस पर को स्वागत करते हैं, कोई बुरा नहीं मानता है।
तो यहाँ बुरा भी कोई नहीं मानेगा, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जब इस रूप में आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन पैदा होगा कि आखिर इनको ये करने की क्या जरूरत है, रामलीला करने की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री कहीं रामलीला करता है। तो ये भावना आएगी, कोई नफरत नहीं करेगा प्रधानमंत्री जी से, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके बारे में व्यापक तौर पर वो क्रेडिबिलिटी टूटेगी कि इस व्यक्ति को जहां फोकस करना चाहिए वहां ये फोकस नहीं करते हैं। बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लगातार शहीद हो रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। आप जब उनके घर में मुआवजा बांटने जाते हैं तो मंत्री फोटो खिंचवाने लगते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। वो भी तो नरेंद्र मोदी जी से ही सीखा ना, उनके पार्टी के लोग तो उन्हीं से सीख रहे हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। मणिपुर में नहीं जाते हैं, मजदूरों को बचाने नहीं जाते हैं, क्रिकेट मैच जैसी चीजों में उलझे रहते हैं और जब पूरे महत्वपूर्ण चीजों पे गायब है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर जवाब तक नहीं देते हैं। कैसे रोजगार मिलेगा, आगे का रोड मैप क्या होगा, इस पर नहीं बोलते और इनको सूझता है कि भगवान की मूर्ति बन करके हम कैसे पेश हो जाएं। तो ईश्वर बनने की एक इस आकांक्षा से नरेंद्र मोदी जी को फायदा तो कुछ नहीं होगा प्रज्ञा जी, लेकिन लॉन्ग टाइम नुकसान होगा। तेलंगाना में हो सकता है न कि थोड़ा कम नुकसान हो, ये हो सकता है, लेकिन भारत की जनता देख रही है तो 2024 तक इनकी सारी हरकतें जो हैं जमा होती जाएंगी, क्योंकि इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल। तो 2024 के चुनाव की किस तरह से ज़मीन तैयार की जा रही है, उस पर चर्चा कर रहे थे और ये प्रधानमंत्री का नया अवतार किस तरह लोगों पर क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, क्या आखिरी राज्य के चुनाव में उसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात कर रहे थे। धन्यवाद।